प्यारे दोस्तों, इस मूवी का नाम है अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट हम पहले ही इस चैनल पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट के लिंक को मूवी की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो लिंक पर क्लिक करके उस फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिएगा। इस मूवी में दिखाया जाता है कि आखिर इस अर्थ पर वो क्रिएचर कैसे आए जिन्होंने इस पूरी अर्थ से इंसान के नामो निशान को मिटा दिया। तो चलिए करते हैं मूवी की शुरुआत। ली एक शॉपिंग मॉल से सामान खरीदने के बाद एक ग्राउंड में पहुंचता है जहां एक बेसबॉल का मैच हो रहा है और उस मैच में खेल रहा है ली का बेटा मार्कस। ली का पूरा परिवार इसी ग्राउंड में मौजूद है। उसकी वाइफ का नाम एवलिन है, बड़ी बेटी का नाम रेगन, उससे छोटे बेटे का नाम मार्कस और सबसे छोटे वाले का नाम व्यू है। ली का एक साथी जिसका नाम एमिट है, वह भी उसी ग्राउंड पे अपने बेटे को खेलता हुआ देख रहा है। एमिट मैच देखते हुए रेडियो को भी सुन रहा है, तभी उस रेडियो का सिग्नल चला जाता है और उसी समय वहाँ मौजूद सभी लोग आसमान में से एक मेट्रॉइड को उनकी तरफ तेज रफ्तार में आता हुआ देखते हैं। इसके बाद क्या वहाँ पर डर का माहौल शुरू हो जाता है। सभी लोग उस ग्राउंड को खाली करके अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। ली और उसकी वाइफ दोनों अलग अलग गाड़ियाँ लेकर आए थे, इसलिए रेगन ली के साथ और बाकी दोनों बच्चे एवलिन के साथ कार में बैठ जाते हैं। ली का दोस्त एमिट भी अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठकर घर जाने लगता है। ली वहाँ मौजूद एक पुलिस वाले से यहाँ क्या हो रहा है यह पूछने लगता है, लेकिन वह पुलिस वाला भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वह पुलिस वाला वापस अपनी कार के पास जाने लगता है कि तभी एक क्रिएचर उसकी कार पर हमला कर देता है और ली उस क्रिएचर को देखकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर ली की वाइफ एवलिन भी गाड़ी में बैठकर अपने बच्चों के साथ अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी एक क्रिएचर उनके सामने आ जाता है और उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। इधर ली की गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो अपनी बेटी रेगन को लेकर गाड़ी से बाहर निकल आता है और बाकी भाग रहे लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर छिप जाता है। जो क्रिएचर आप देख रहे हैं, इनके सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है। एक क्रिएचर उन सभी लोगों को ढूंढता हुआ उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है। सभी लोग बिल्कुल शांत होकर उस रेस्टोरेंट में छिपे थे, लेकिन तभी एक औरत का फोन बजने लगता है और उस आवाज को सुनकर वह क्रिएचर उन सभी लोगों पर हमला कर देता है। ली और रेगन दोनों अपनी जान बचाकर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वह क्रिएचर अभी भी उनके पीछे ही भाग रहा था। एवलिन भी अपने बच्चों के साथ अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर एक पुलिस वाले की कार के पीछे जाकर छिप गई थी। तभी मार्कस अपनी बहन और डैड को उनकी तरफ आता हुआ देख लेता है। उस कार के पास वह पुलिस वाला भी था, जो कि अब ली के पीछे भाग रहे क्रिएचर पर गोलियां फायर करने लगता है, लेकिन उस क्रिएचर पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उस क्रिएचर की चमड़ी बहुत मोटी थी, जो कि उसके लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करती है। इसी बीच वह क्रिएचर उस पुलिस वाले को मार देता है और इससे आगे की कहानी तो हम आपको इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें ली और उसके बेटे व्यू को उन क्रिएचर्स ने पहले ही मार दिया है। लेकिन अब एवलिन को अपनी बेटी रेगन की मदद से इन क्रिएचर्स को मारने का तरीका मिल चुका है। रेगन जो सुन नहीं सकती, उसके कानों में लगी मशीन से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को सुनते ही वो क्रिएचर्स तड़पने लगते हैं और इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से एवलिन उनके घर में आए एक क्रिएचर को मार पाई है। और जो क्रिएचर्स उनकी आवाज को सुनकर उनके घर की तरफ आए थे, वह सभी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से उनके घर से भाग जाते हैं। और अब हम आ जाते हैं कहानी के प्रेजेंट में, जहाँ इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का एंड हुआ था। एवलिन अपनी न्यूबॉर्न बेबी और बाकी दो बच्चों को लेकर उस कमरे से बाहर आ जाती है जहाँ पर उन्होंने क्रिएचर को मारा था। उन्होंने जो बेसमेंट अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाया था, वह पूरा पानी से भर चुका है, लेकिन एवलिन फिर भी उस बेसमेंट में जाती है क्योंकि वहाँ उसके बच्चे के लिए बनाया हुआ साउंड प्रूफ बॉक्स था। एवलिन अपने बच्चे को उस साउंड प्रूफ बॉक्स में रख देती है, लेकिन उस बॉक्स में उसके बच्चे को सांस लेने के लिए चाहिए था ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि अब पानी में डूब चुका था। लेकिन एवलिन उस ऑक्सीजन सिलेंडर को ढूंढ लेती है। इधर रेगन भी अपने डैड के रिसर्च रूम में आती है। वह जानती थी कि इन क्रिएचर्स को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के जरिए ही मारा जा सकता है, इसलिए वह अपने डैड के कमरे में मौजूद माइक और स्पीकर को अपने पास रख लेती है। इसी बीच रेगन को उस कमरे में एक नक्शा दिखता है जिसमें उसके डैड ने कुछ लोकेशन को फिगर आउट किया था। रेगन उस मैप को लेकर अनाज भंडार के ऊपर चली आती है और उस मैप के जरिए उसके डैड की पॉइंट की हुई लोकेशन को ध्यान से स्टडी करने लगती है। तभी उसे दूर पहाड़ी पर आग जलती हुई दिखाई देती है। रेगन उस आग वाली लोकेशन को उस मैप पर पॉइंट कर लेती है। एवलिन जानती थी कि उन सब का इस लोकेशन पर रहना ठीक नहीं है, इसलिए वह सभी
उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ रेगन को आग जलती हुई दिखाई दी थी। उस लोकेशन की तरफ बढ़ते हुए अब वह सभी एक पुराने रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुँच जाते हैं, जहाँ वह अपने सामने कई लोगों की डेड बॉडीज देखते हैं जो कि बिल्कुल सड़ चुकी थी। उन्हें अब वह आग दिख जाती है जिसे रेगन ने अपने घर से देखा था। वह सभी एक गेट को क्रॉस करते हैं जहाँ एवलिन का पाँव एक ट्रैप वायर से टच हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बोतलों की आवाज होती है। वह सभी जानते थे कि इस आवाज को सुनकर क्रिएचर कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए अब वह सभी जल्दी से भागने लगते हैं। भागते भागते मार्कस का पाँव लोहे के एक ट्रैप में फंस जाता है और दर्द से उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। एवलिन भी जल्दी से मार्कस के पास आकर उसके पाँव को लोहे के ट्रैप से बाहर निकालती है। इसी बीच एक क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। रेगन इन क्रिएचर्स को मारने का तरीका जान चुकी थी, इसलिए वो अपने कानों की मशीन से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को उन स्पीकर से प्ले करती है। उस साउंड को सुनने के बाद वह क्रिएचर इतना बेबस हो जाता है कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। तभी मौका मिलते एवलिन उस क्रिएचर को गन से फायर करके मार देती है। उस क्रिएचर को मारने के बाद एवलिन अपने बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन के अंदर बने कमरों की तरफ भागने लगती है, जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है। एक और क्रिएचर गोली की आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाता है और उन सब का पीछा करने लगता है। इधर वह आदमी उन्हें अपने साथ एक बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ वह सभी एक चैम्बर के अंदर जाकर छिप जाते हैं। जिस चैम्बर में अभी वह छुपे हैं उसका साइज बहुत छोटा है और वह उसमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही अंदर रह सकते हैं, क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से इस कमरे में ऑक्सीजन की कमी रहती है। जो आदमी एवलिन और उसके परिवार को अपने साथ यहाँ लेकर आया है उसका नाम एमिट है और वह एवलिन के हस्बैंड ली का फ्रेंड भी है। एमिट भी उस दिन उसी ग्राउंड में था जब अर्थ पर यह क्रिएचर आए थे और वह भी एवलिन की तरह अभी तक जिंदा है। थोड़ी देर के बाद वह क्रिएचर भी वहाँ से चला जाता है और उस क्रिएचर के वहाँ से जाने के बाद एमिट मार्कस के पाँव में जो चोट लगी थी उसका इलाज करता है। मार्कस को उस चोट की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। तभी रेगन को वहाँ एक रेडियो मिलता है जिससे वह हेडफोन को कनेक्ट करके मार्कस के कानों में लगा देती है ताकि इसकी वजह से मार्कस को अच्छी नींद पड़ सके। कुछ देर के बाद मार्कस को उस रेडियो पर एक गाना चलता हुआ सुनाई देता है और वह इस गाने के बारे में अपनी मॉम को बताता है। वह सोचते हैं कि शायद कोई और भी है जो अब तक जिंदा है और इस गाने को प्ले कर रहा है। तभी रेगन अपने मन में सोचती है कि उसके डैड जो काफी दिनों से रेडियो पर कुछ सुनते आ रहे थे, हो सकता है शायद यह वही गाना हो और इस गाने को सुनने के बाद उन्होंने ही मैप में कुछ लोकेशंस को फिगर आउट किया हो। अब रात हो जाती है, वह सभी सो जाते हैं, लेकिन रात को रेगन मार्कस के पास आकर उससे अपनी साइन लैंग्वेज में समझाती है कि जिस लोकेशन से इस रेडियो पर गाने को प्ले किया जा रहा है हमें उस लोकेशन को ढूंढना होगा। रेगन मार्कस को उस मैप में कुछ लोकेशंस दिखाती है जिसे उनके डैड ने उस मैप में पॉइंट किया था। उनमें से एक लोकेशन समुद्र के बीच में थी। रेगन उससे कहती है कि मैं इस लोकेशन को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मार्कस सोच रहा था कि शायद रेगन मजाक कर रही है, लेकिन जब सुबह उठकर वह देखता है तो उसे रेगन का लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है। इधर रेगन उस मैप में पॉइंट की हुई लोकेशन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और जैसे ही एवलिन को रेगन के यहाँ से जाने का पता चलता है वह एमिट को उसे ढूंढने के लिए कहती है। इधर रेगन एक ट्रेन के पास पहुँचती है। उस ट्रेन के अंदर जाने पर एक डेड बॉडी उससे टकरा जाती है और डर के मारे रेगन चिल्ला देती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है, लेकिन सही समय पर एमिट वहां पहुंचकर रेगन की जान बचा लेता है। इधर एवलिन देखती है कि उसके बच्चे के ऑक्सीजन सिलेंडर में बहुत कम ऑक्सीजन बची है, इसलिए वह मार्कस को छोटे बेबी का ध्यान रखने के लिए कहती है और खुद नए ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए मॉल की तरफ जाने लगती है। रेगन और एमिट दोनों आगे बढ़ते हुए एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें अपने सामने एक नदी दिखती है जहां कुछ बोट्स भी थी और अब वह दोनों उन बोट्स की तरफ जाने लगते हैं। एवलिन भी अब मॉल में पहुंचकर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रख लेती है और उन्हें लेकर घर की तरफ वापस जाने लगती है। इधर मार्कस छोटी बेबी को सुलाने के बाद उसे साउंड प्रूफ बॉक्स में रखकर ऑक्सीजन मास्क पहना देता है और खुद अपनी मॉम का इंतजार करने लगता है। लेकिन इसी बीच एक क्रिएचर वहां पहुंच जाता है और उस क्रिएचर से बचने के लिए मार्कस जल्दी से भागकर खुद को अपने छोटे भाई के साथ उस एयर चैम्बर में बंद कर लेता है, लेकिन इस बार उस चैम्बर का डोर बाहर से लॉक हो जाता है। एवलिन भी उन ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर वापस उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर मार्कस था, लेकिन एवलिन को जैसे ही क्रिएचर का पता चलता है वह जल्दी से अपने बेटे के पास भागने लगती है। वह क्रिएचर जो मार्कस के पीछे भाग रहा था रेगन की आवाज सुनकर रेगन के पास
पहुंच जाता है। उस क्रिएचर को वहां से भागता देख मार्कस उस चैम्बर का डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से लॉक होने की वजह से वह डोर नहीं खुल रहा था। उसे उस चैम्बर में छिपे हुए काफी टाइम हो गया था और अब उस चैम्बर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मार्कस खुद को जिंदा रखने के लिए छोटे भाई के ऑक्सीजन सिलेंडर में से थोड़ी थोड़ी देर बाद सांस लेने लगता है। इधर एवलिन उस क्रिएचर को अपनी तरफ आता देख एक ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लास्ट करके उस क्रिएचर को मार देती है और जल्दी से बाकी बचे एक ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर उस एयर चैम्बर में अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है और उस चैम्बर का डोर लॉक कर देती है। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से एवलिन ने उस क्रिएचर को मारा, इस ब्लास्ट की आवाज सुनकर एक और क्रिएचर वहां पहुंच जाता है। इधर रेगन और एमिट दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारी बोट्स खड़ी थी, लेकिन वहां पर कुछ लोग आकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। उन दोनों के पास जितना भी कीमती सामान था वह चोर उस सारे सामान को चुरा लेते हैं। वह लोग अब रेगन को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन एमिट रेगन को डाइव का इशारा करके नदी में डाइव मारने के लिए कहता है। उन लोगों के गिरोह का मेन आदमी वह एमिट के पास आकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एमिट उस आदमी से खुद को बचाते हुए पानी में कूद जाता है। एक क्रिएचर वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। पानी में एमिट की आवाज को सुनकर एक क्रिएचर पानी में कूद जाता है और एमिट का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी रेगन एक बोट में बैठकर एमिट को उस बोट के ऊपर खींच लेती है। उस बोट की मदद से वह समंदर के रास्ते उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो उसके डैड ने एक मैप पर पॉइंट की थी। दरअसल यह लोकेशन एक आइलैंड की थी जहां पर अभी भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीते हैं। उस आइलैंड पर मौजूद हर इंसान एक दूसरे से खुलकर बात करता है और उस आइलैंड पर पहुंचकर जब एमिट और रेगन उन लोगों को देखते हैं तो वह उन लोगों के पास जाकर उनसे बात करने लगते हैं। उन लोगों में से एक आदमी उन्हें बताता है कि हम भी तुम्हारी तरह ही क्रिएचर से बचते हुए इस आइलैंड पर पहुंचे हैं। वह आदमी उन्हें यह भी बताता है कि हम इस आइलैंड पर मौजूद एक रेडियो स्टेशन से कुछ गानों को प्ले करते हैं ताकि इन्हें सुनने वाले लोगों को यह पता चल सके कि अभी भी कुछ और लोग हैं जो जिंदा हैं। इसी बीच बातें करते करते सुबह हो जाती है और सुबह होने पर एमिट समुद्र के किनारे अपनी बोट के पास जाता है जहाँ उसे क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है जो कि शायद उनकी नाव का पीछा करते करते इस आइलैंड पर पहुंच चुका है। एमिट जल्दी से भागकर लोगों को इस क्रिएचर के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसके बताने से पहले ही वो क्रिएचर उस आइलैंड पर मौजूद लोगों की आवाज सुनकर उन्हें मारने लग जाता है। उस अकेले क्रिएचर ने पूरे आइलैंड में डर का माहौल बना दिया था। एक आदमी जो पिछली रात एमिट से बात कर रहा था वह अपनी कार में रेगन और एमिट को बिठाकर एक रेडियो स्टेशन की तरफ ले जाता है। उस रेडियो स्टेशन पर पहुंचकर वह आदमी एमिट को उस रेडियो स्टेशन के स्टूडियो की चाबियां दे देता है, लेकिन इसी बीच वह क्रिएचर वहां पहुंचकर उस आदमी को मार देता है। इसी रेडियो स्टेशन से वह लोग रेडियो पर गाने प्ले किया करते थे। रेगन और एमिट दोनों उस रेडियो स्टेशन के डोर्स को खोलकर स्टूडियो की तरफ जाने लगते हैं जहां से गानों को प्ले किया जाता था, लेकिन तभी जो क्रिएचर उस रेडियो स्टेशन के बाहर था वह स्टेशन के अंदर आ जाता है। वह क्रिएचर उन दोनों के इतने करीब पहुंच चुका था कि उनकी सांसों को महसूस करके उन दोनों को मार सकता था। इसलिए एमिट उस क्रिएचर का ध्यान दूसरी जगह भटकाने लगता है और मौका मिलते ही रेगन को स्टूडियो के अंदर भेजकर बाहर से डोर को लॉक कर देता है। यहाँ एवलिन सोच रही थी कि शायद वह क्रिएचर अब वहाँ से चला गया है, इसलिए एवलिन उस एयर चैम्बर के डोर को खोलकर बाहर निकलती है, लेकिन इसी बीच उसे एक क्रिएचर दिख जाता है। एवलिन अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से भागकर उस एयर चैम्बर में चली जाती है, लेकिन उसके डोर को बंद करने से पहले वह क्रिएचर दरवाजे को पकड़ लेता है और उन सब पर हमला करने की कोशिश करता है। इधर रेगन जो कि अब स्टूडियो के अंदर पहुंच चुकी थी, रेडियो पर फिलहाल कोई गाना चल रहा था जिसे वह अब ऑन एयर कर देती है। वह उस रेडियो स्टेशन को ऑनलाइन करके अपने कानों में लगी मशीन को माइक के पास ले जाती है और अब उस कानों की मशीन से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड रेडियो में प्ले होने लगती है और इस साउंड को सुनकर वह क्रिएचर तड़पने लगता है। उस क्रिएचर को तड़पता देख रेगन एक लोहे की रॉड से उस क्रिएचर के सर पर हमला कर देती है, इसकी वजह से वह क्रिएचर मर जाता है। इधर जो हेडफोन्स मार्कस के कानों में लगी थी वह रेडियो से कनेक्ट थी, उसमें भी अब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की आवाज आने लगती है। मार्कस अब जल्दी से रेडियो में लगे हेडफोन्स को डिस्कनेक्ट कर देता है और रेडियो की साउंड को बढ़ा देता है। उस आवाज को सुनकर उनके सामने जो क्रिएचर था वह तड़पने लगता है। मार्कस रेडियो को उस क्रिएचर की तरफ करता हुआ उस चैम्बर से बाहर निकल आता है। वह बाहर रखी एक गन को अपने हाथों में ले लेता है ताकि वह उस गन से उस क्रिएचर को शूट कर सके, लेकिन
लेकिन उस क्रिएचर को गोली मारने से पहले ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से उस क्रिएचर के दिमाग की नसें फट जाती हैं और वह क्रिएचर अब वहीं पर मर जाता है। यानी कि इस पार्ट में उन्होंने इन क्रिएचर्स को मारने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है जिसमें उन क्रिएचर्स को मारने के लिए किसी बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, यह था अ क्वाइट प्लेस मूवी का दूसरा पार्ट और इस मूवी का तीसरा पार्ट भी आपको जल्द ही हमारे चैनल वीरेन एक्सप्लेन पर मिल जाएगा। तो आप सबको हमारी मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।